हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 4 टिक 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 का मैथ का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 3 अ ट्रिप टू भोपाल का मैथ का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। मैंने चैप्टर 1 बिल्डिंग विथ ब्रिक्स एंड चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट का भी वीडियो एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर में बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। और मैंने एनसीईआरटी क्लास 4 ईवीएस का सभी चैप्टर्स का वीडियो बना दिया हूँ। अगर उतना भी नहीं देखे तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं, टिक टिक टिक। तो किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग उस चैप्टर के नाम को समझते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 टिक टिक टिक। और टिक 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 का मतलब होता है घड़ी जो है, आप मानिए घड़ी, आपके घर में घड़ी जरूर होगा। वो घड़ी है 11 के, घर बना देता हूँ। तो घड़ी जब यहाँ मानिए 2 बज रहा है और यहाँ 12 पे है, तो अब यह जो सेकंड है ये ऐसे 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 करके मूव करेगा। और ये अगर ये 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 60 सेकेंड्स होते हैं ना, तो यही सेकंड घूमता है, तो ये टिक 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 आवाज करता है। तो इसी चैप्टर का नाम है टिक टिक टिक। तो चलिए शुरू करते हैं। पंपोस एंड साजिया वे आर डिस्कसिंग हुज होम इज फार्टर फ्रॉम स्कूल। पंपोस और सजिया है जो कि एक दूसरे से बातें कर रही थी कि स्कूल किसका, मतलब घर से स्कूल किसका सबसे ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पंपोस बोलता है, आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल। मुझे स्कूल जाने के लिए 5 मिनट्स लगते हैं। और वही साजिया बोलती है, आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स टू रीच स्कूल। मुझे तो बस 2 मिनट ही चलना पड़ता है तो मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ। तो फिर ये पंपोस बोलता है, इम्पॉसिबल, योर होम इज फार्टर फ्रॉम स्कूल। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, तुम्हारा घर स्कूल से कितना दूर है। लेकिन फिर ये सजिया बोलती है, बट आई चेक इट माई वॉच इट। लेकिन मैंने अपना घड़ी को चेक किया है। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock। मैं 7 o'clock में निकलती हूँ, मतलब यहाँ से हावर हैंड 7 में है और मिनट हैंड 12 में है। तो 7 o'clock में निकलती हूँ। और सजिया बोलती है उसके बाद, व्हेन आई रीच स्कूल द मिनट हैंड पॉइंट एट 2। फिर जब जो मिनट पॉइंट है वो मिनट पॉइंट है जो पॉइंट कर जाता है 2 पे, तो मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ। तो इसीलिए ये 2 मिनट में मैं पहुंच जाती हूँ, 7 to। तो फिर पंपोस बोलता है, यू आर रॉन्ग, यू आर रीच स्कूल एट 7:10। तुम गलत हो, तुम स्कूल 7:10 पे पहुंचती हो। तो फिर ये सजिया बोलती है, हाउ। फिर पंपोस बोलता है, कैन यू सी दीज थिन लाइन्स बिटवीन द नंबर्स। क्या तुम घड़ी की ये जो लाइन्स है उनके बिटवीन में, नंबर्स के बिटवीन में जो लाइन्स है, क्या तुमने देखा है। हाँ, लेकिन कैसे, देखिए आपके घर में घड़ी होगा, तो उसमें जो घड़ी है, जैसे मानिए मैं आपके लिए थोड़ा बहुत ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ मानिए यहाँ आपका 10 बज रहा है, ठीक है, और 10 बज रहा है। तो यहाँ इसके बीच में जो ये लाइन होते, छोटे छोटे 5 होते हैं, 5 लाइन्स। आप अपना घड़ी देख लीजिए, उसमें घड़ी में देखिएगा तो जो लाइन्स होते हैं, जैसे मानिए उस हम लोगों को 12 बजा है और इसे 1 में बजना, 1 बजना है। तो यहाँ जो लाइन है ये होते हैं मिनट्स के। जैसे यहाँ पहुँचा तो 1 मिनट, यहाँ पहुँचा तो 2 मिनट, यहाँ पहुँचा तो 3 मिनट, यहाँ पहुँचा तो 4 मिनट, यहाँ पहुँचा तो 5 मिनट। तो ऐसे पहुँचता है। तो ऐसे हम लोग इसे मिनट्स करते हैं। तो फिर आगे पंपोस बोलता है, द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 10 लाइन्स। जो मिनट हैंड है वो मूव करता है 10 लाइन्स आफ्टर 12 के बाद। सो इट इज़ 10 मिनट्स पास्ट 7 और 7:10। तो इसीलिए तुम 10 से 10 पहुँचता है तो तुम्हें लगता है 7 2, लेकिन होता है 7 उसके 10 मिनट। आई स्टार्ट फॉर स्कूल फॉर एट 7। मैं 7 o'clock में निकलता हूँ। आई रीच एट 7:05। मैं 7:05 में पहुँच जाता हूँ। इसके जो बीच में ये जो नंबर आपको दिख रहा है, लाइन छोटा छोटा लाइन, इसे कहते हैं मिनट लाइन, ठीक है। तो ये 5 लाइन्स होते हैं और इसी को हम मूव करके फिर 1 2 ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चन है, उन्हें हम लोग करते हैं।
तो है लिखा हुआ 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक। 3 फ्रेंड्स है जो कि क्लॉक का टाइम को पढ़ रहे हैं। कौन सही है? तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, तो आंसर है, देखिए आपको 3 क्लॉक दिए हुए हैं, ये क्लॉक दिया हुआ है, ये क्लॉक दिया हुआ है, ये क्लॉक दिया हुआ है। तो फर्स्ट घड़ी हम लोग बनाते हैं। तो रुकिए, फर्स्ट घड़ी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने आपके लिए घड़ी बना दिया हूँ सर्कल वाला। अगर आप मैं अगला जो रहेगा उसको स्क्वायर घड़ी बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने घड़ी का खाटा भी बना दिया है, हावर हैंड एंड मिनट्स हैंड। तो चीकू बोलता है कि ये 12:30 हो रहे हैं। बिट्टू बोलती है कि ये 12:15 हो रहे हैं। और पिंकी बोलती है कि 3 बज रहा है, 3 o'clock हो रहा है। तो कौन सही होगा? The first clock short hand hour hand is pointing at to 3 and long hand hour minute hand is pointing to 12. Hence the time is 3 o'clock. It means Pinky is right. जो पहला क्लॉक है उसमें जो शॉर्ट हैंड है उसे हम लोग कहते हैं हावर हैंड। ये शॉर्ट हैंड है ना, ये जो मैंने आपको बनाया ये शॉर्ट हैंड है। तो ये शॉर्ट हैंड है, ये इसे कहते हैं हम लोग हावर हैंड, जो कि पॉइंट कर रहा है किस पे? 3 पे। और फिर जो ये लंबा हाथ है जिसे कहते हैं हम लोग मिनट हैंड, ठीक है, मिनट हैंड। तो मिनट हैंड है, तो ये जो पॉइंट कर रहा है मिनट हैंड, ये 12 कर रहा है, जिससे कि हिंट्स होते कि टाइम 3 o'clock हो रहा है। इसमें ये जो पिंकी है वो सही है। पिंकी क्या है? सही है, ठीक है, सही है। ओके, तो चलिए हम लोग अब स्क्वायर घड़ी बनाते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ओके, तो चलिए मैं आपके लिए घड़ी बना के दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने आपके लिए घड़ी बना दिया स्क्वायर तरह का। तो इसमें जो मैंने आपके लिए घड़ी बनाया है, तो मैं आपके लिए घड़ी बना दिया हूँ और टाइम भी है, हावर हैंड मिनट हैंड सब बना दिया हूँ। तो इसमें चीकू बोलती है कि ये 7:25 हो रहे हैं। बिट्टू बोलती है 5:07 हो रहे हैं। और पिंकी बोलती है 5:35 हो रहे हैं। तो इसमें जो इन द सेकंड क्लॉक पिंकी इज राइट। सेकंड क्लॉक में भी पिंकी ही सही है, क्योंकि जो ये क्लॉक है वो दिखा रहा समय 5:35 का। ये देखिए मैं आपके लिए दिखाता हूँ कि दूसरा रंग में, ये जो हावर हैंड है ये यहाँ है, 5 पे है। कहाँ पे है? 5 पे। और ये जो मिनट हैंड है जिसे हम लोग लंबा थोड़ा सा हाथ करते हैं वो 7 पे है। और ये इसे कहते हैं हम लोग 25। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। किसी भी टाइम को पता करने के लिए कि कितना टाइम हो रहा है। अभी आपको लग रहा है कि ये तो 7 पे है, तो 5:07 हो रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर पता करना है कि ये कितना हो रहा है, ऐसे असलियत में तो ये 5:35 हो रहे हैं। मानिए ये अगर खाता यही चीज़ 8 पे रहता, ओके, ये 8 पे रहता, तो क्या होता? आप क्या करते फिर? तो आप बोलते कि ये 5:08 हो रहे, लेकिन ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, जो भी अंक हो, चाहे वो 9 पे हो, 10 पे हो, 11 पे हो, 12 पे हो, 13 पे हो, 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, 5 पे, 6 पे, किसी पे भी हो, तो उससे हम लोग मानिए 8 पे ही हो, तो उससे हम लोग क्या कर लेंगे, 5 क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए जो 5 है ये कॉमन नंबर है, ये हर जगह में होगा, लेकिन ये चेंज होते रहेगा। अगर यहाँ 9 होगा तो 9 बोलेंगे, 10 होगा तो 10 बोलेंगे, 11 होगा तो 11 बोलेंगे, 12 होगा तो 12 बोलेंगे। तो यहाँ अगर 8 मल्टीप्लाई 5 कर दिया तो जितना आएगा 40 आएगा। इसका आंसर 8 मल्टीप्लाई 5 तो 40 आएगा। तो उसे कह देंगे कि ये 540 हो रहा है। 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पता चल जाएगी 5:40 हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरा घड़ी भी बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए घड़ी बना दिया है। तो अब आप हमें देखना है कि कौन क्या बता रहा है। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको यहाँ लाल करके दिखा देता हूँ, लाल नहीं पीला, ठीक है। तो पीला दिखा देता हूँ। चीकू बोलती है कि 3:35 हो रहे हैं। बिट्टू बोलती है 7:03 हो रहे हैं।
और पिंकी बोलती है 7:15 हो रहे। तो इन द थर्ड क्लॉक ऑल्सो पिंकी इज राइट, और ये थर्ड क्लॉक में भी ऑल्सो पिंकी ही सही है। द क्लॉक इज शोइंग द टाइम 7:50, जो ये क्लॉक है ये समय दिखा रहा है 7:15 का, तो इसमें सही हुई होगी पिंकी। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया फॉर्मूला कि जितना भी यहाँ 3 है तो ये 3 × 5 कर देंगे तो कितना आएगा 15। तो कितना बजा था 7:15, तो यहाँ भी वही चीज़ आएगा 7:15, और यही हो गया 7:15। और यहाँ सब बोल रहे थे, बिट्टू बोल रहे थे 7:03, 3:35, तो ये दोनों का गलत था, पिंकी सभी में सही थी। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, सो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक। अब आपको यहाँ कुछ फॉलोइंग टाइम्स दिए गए हैं क्लॉक की, तो वो बताने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा रुकिए, हाँ, शोइंग द फॉलोइंग टाइम्स, रुकिए मैं लाल कर देता हूँ, पीला अच्छा नहीं लगता। सो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक, क्लॉक में जो टाइम्स दिखा रहे हैं नीचे लिखे हुए, जैसे यहाँ लिखा हुआ 3:10, 6:40, 4:45, 2:20, 3:15, 7:35, तो यहाँ कुछ क्लॉक्स के दिए हुए हैं, तो यही आपको बताना है टाइम्स की कितना हो रहा है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, आंसर है द टाइम शोइंग फिगर्स ऑफ वॉचेस आर बीइंग गिवन है। यहाँ टाइम दिख रहे हैं फिगर में। अब मैंने आपको फिगर बना के दिखा दिया फिगर कि किस किस टाइम में क्या क्या टाइम वॉचेस में दिए हुए हैं। तो यहाँ फर्स्ट पे दिया गया था 3:10। तो अब आपको ये नहीं कर देना है कि यहाँ क्लॉक है और यहाँ 3 है और यहाँ 10 है, तो यहाँ ऐसे कर देंगे, ये तो गलत हो जाएगा, फिर तो नंबर कट जाएगा, ऐसे नहीं होगा। 3:10 पे ये जो 3 है इस पे होगा, और ये जो मिनट हैंड ये 2 पे चल जाएगा, तो 3:10 हो जाएगा। 6:40 का बनाना है, तो ये जो हावर हैंड रहेगा, छोटा हैंड रहेगा, वो 6 पे रहेगा, और जो मिनट हैंड रहेगा, मतलब जो लंबा हैंड रहेगा, वो 8 पे रहेगा, क्योंकि 8 × 5 = 40 मिनट्स होगा, ठीक है। तो कोई भी अगर नंबर देता है तो आपको वो नंबर पे नहीं कर देना, आपको क्या करना है कि उससे 5 मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ भी घर ही था, घर के ऊपर, तो यहाँ भी 4 था और यहाँ 45 था, लेकिन यहाँ 9 पे करना है आपको, ठीक है। जो मिनट हैंड रहेगा वो 9 पे पॉइंट करेगा, क्योंकि 9 × 5 = 45। और यहाँ घड़ी है जो कि 2:20 दिखा रहा है, तो यहाँ आपको 2 और यहाँ कर देना है मिनट हैंड को 20, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे करके बनाना है। यहाँ 3:15 है, तो यहाँ 3 पे कर देना है, और इसी में 15 नहीं है, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। तो यहाँ भी 3 पे ही दोनों में रहेगा, हावर हैंड भी मिनट हैंड भी, तो 3:15। यहाँ 7:35 रहेगा, तो ये 7 वाला यही रहेगा और 35 वाला भी यही रहेगा, दोनों यही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? क्या आपको स्काई मतलब आसमान देखना पसंद है? इफ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। तो बताइए, अब आपको यहाँ कुछ आपके इंटरेस्ट चीज़ दिए हुए हैं। ए है, एट व्हाट टाइम डज द सनराइज एट योर प्लेस? आपकी जगह पे सनराइज मतलब सूरज कब उगता है, जो सूरज है वो कब उगता है। बी, व्हेन डज द सनसेट, और कब सनसेट होता है, मतलब सूर्यास्त कब होता है, मतलब जो होता है सूरज वो कब डूब जाता है। तो ये आपको बताना है कब उगता है और कब डूबता है, तो यही टाइम आपको बताना है किस टाइम में होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, मेरे एरिया में ऐसे तो सनराइज होता है 5 नहीं 6 बजे तक हो ही जाता है सनराइज, लेकिन दिल्ली का यहाँ दिया है, तो दिल्ली में तो नहीं रहता हूँ, बिहार में रहता हूँ, तो यहाँ 6 o'clock देना है, तो दिल्ली में तो नहीं रहता हूँ, बिहार में रहता हूँ। बिहार में 6 o'clock में सनराइज हो जाते हैं, दिल्ली में लगता है 7:40 में होता होगा, ओके। और सनसेट होता है 5:35 में, नहीं ठंडी वाला दिया है, तो ठंडी वाला में नहीं करना नोट, 5:35 में नहीं। हम लोग अभी तो यहाँ होता है 6 बज के, मतलब 6 बजे के पार में, तो हम लोग दे देंगे 6:30 पे। 6:30 पे मेरे यहाँ सनसेट हो जाता है। आपके यहाँ जहाँ होता है तो आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं कि कब सनराइज होता है और कब सनसेट होता है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, डज द सनराइज एंड सनसेट एट द सेम टाइम्स एवरी डे? क्या जो सनराइज और सनसेट होता है वो एक ही समय होता है हर दिन? तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, नो, बिकॉज जो सनराइज होता है वो मतलब 5 बजे होता है और सनसेट हो जाता है तो वो 7 बजे होता है।
तो ऐसे सनराइज सनसेट एक समय तो नहीं होता है कभी भी, ऐसा तो कभी नहीं होता है। और वो हर दिन ऐसा होता है। सनराइज जो होता है वो मानिए 7:40 में हुआ, तो अगले दिन भी मानिए 7:40 में ही रहेगा। लेकिन सनराइज तो मतलब हर दिन एक ही जैसा हो सकता है, 1-2 दिन। लेकिन सनराइज और सनसेट हर दिन ऐसा एक साथ एक जैसा नहीं हो सकता है, 1-2 दिन भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है, समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, लुक एट अ न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ्स। अब आप एक न्यूज़पेपर देखिए और उसमें देखिए किस टाइम सनराइज होता है और किस टाइम सनसेट होता है। ये डिफरेंट मंथ्स में किस किस मंथ में किस किस टाइम होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, द सनराइज एंड सनसेट टाइम इज गिवन इन द टेबल इन न्यू दिल्ली फॉर द फर्स्ट डेट ऑफ डिफरेंट मंथ इन अ ईयर। सनराइज और सनसेट टाइम दिया हुआ है, ये न्यू दिल्ली का दिया हुआ है। बिहार का भी ऐसा नहीं होता, बिहार का आप दे दीजिएगा, आप जहाँ के हैं वहीं के दीजिएगा। न्यू दिल्ली के हैं, न्यू दिल्ली का दीजिएगा। ऐसे भारत का राजधानी न्यू दिल्ली, इसलिए न्यू दिल्ली का ही देता है। और फर्स्ट डेट दिया हुआ है डिफरेंट मंथ, एक साल में जो डिफरेंट मंथ होते हैं उसका फर्स्ट डेट का दिया हुआ है, कब सनराइज होता है और कब सनसेट होता है, ठीक है। जनवरी महीना को फर्स्ट डेट जनवरी को 7:14 पे सनराइज होता है और 5:35 पे सनसेट हो जाता है। AM और PM, AM मतलब होता है रात 12 बजे से सुबह दोपहर 12 बजे तक होता है AM, और दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक होता है PM, ठीक है। तो ये AM PM के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी दिया हुआ है चैप्टर में, लेकिन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे पढ़ेंगे ना। फिर फर्स्ट डेट फरवरी को 7:10 पे होता है सनराइज और 6 बजे हो जाता है सनसेट। फर्स्ट डेट मार्च को होता है 6:46 पे सनराइज और 6:21 पे हो जाता है सनसेट। अप्रैल के महीना में 1 अप्रैल को 6:11 पे होता है सनराइज और 6:39 पे होता है सनसेट, ओके। मई के महीना में 1 मई को 5:40 पे होता है सनराइज और 6:57 पे होता है सनसेट। जून के महीना में 1 जून को 5:25 पे सनराइज होता है और 7:15 पे सनसेट होता है। जुलाई के महीना में 1 जुलाई को 5:27 पे सनराइज होता है और 7:23 पे सनसेट होता है। अगस्त के 1 अगस्त को 5:43 पे सनराइज होता है और 7:12 पे सनसेट होता है। सितंबर को 1 सितंबर को 5:59 पे होता है और 6:42 पे सनसेट हो जाता है। 1 अक्टूबर को 6:40 पे हो जाता है सनराइज और 6:07 पे हो जाता है सनसेट। 1 नवंबर को होता है 6:33 पे सनराइज और 6:36 पे हो जाता है सनसेट। 1 दिसंबर को 6:57 पे सनराइज होता था और 5:24 पे सनसेट हो जाता है। तो मैंने आपको न्यूज़पेपर से देख करके सनराइज और सनसेट के एक साल में जो डिफरेंट मंथ होते थे उसमें सनराइज कब होता है सनसेट कब होता है तो उसके बारे में बता दिया है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, लुक एट द फोटो एंड गेस एट द टाइम एट दिस प्लेस। आप इस फोटो को देखिए और गैस कीजिए कि ये प्लेस का, ये जो प्लेस है ये कहाँ का है और ये इसमें टाइम गैस कीजिए कि किस टाइम में हो रहा है। द फोटो, ये आप देख सकते हैं ये कौन सा टावर, आपको बहुत बड़ा सा टावर लग रहा होगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सोचिए गैस कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसे कहते हैं हम लोग एफिल टावर, ओके। द फोटो वॉज टेकन इन पेरिस फ्रांस, ठीक है। जो फोटो लिया गया है पेरिस में लिया गया, पेरिस में ये एफिल टावर है सबसे बड़ा, ठीक है। तो पेरिस का है, पेरिस मतलब एक स्टेट हो जाना माना। फ्रांस, फोटो लिया गया पेरिस सिटी से, फ्रांस एक देश है उसमें पेरिस सिटी है, तो वहीं से ये फोटो लिया गया है। इन पेरिस द सनसेट आफ्टर 9 PM एट 9 ड्यूरिंग समर। ये जो पेरिस है इसमें सनसेट होता है 9 PM के बाद, लेकिन वो कब होता है समर के मौसम में, समर के वेकेशन में जब होता है तो जब रात होता है तब जाके होता है 9 बजे के बाद जाके रात होता है। समर के महीने में सनसेट होता है पेरिस में। और वही दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट, और यही फोटो लिया गया है रात का। बट इन द विंटर इट बिकम्स डार्क हेयर 4 PM इन द इवनिंग। लेकिन विंटर के मौसम में यहाँ 4 बजे शाम को ही पूरा रात हो जाता है, डार्क हो जाता है।
तो देखिए कैसा देश है, मतलब समर के मौसम में कितना जल्द बाद में होता है, 9 बजे, इतना बजे तो हम लोग यहाँ का सनसेट नहीं होता। और सनसेट, हाँ, और सनराइज यहाँ सनसेट विंटर के मौसम में 4 PM में होता है, कितना पहले हो जाता है। तो अब आपको यही बताना है, फाइंड आउट करना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम, ये जो मिनट हैंड है, आप यहाँ मिनट हैंड देखिए, पास कर देता हूँ। ये जो मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड 7 पे है, ठीक है, ये 7 पे है और फिर ये 10 पे जाता है। तो बताइए कि ये 7 से 10 पे जाने के लिए इसे कितना मिनट लगा होगा, मिनट हैंड को कितना मिनट मूव करना पड़ेगा। तो बी में भी वही चीज़ है, सी में भी वही चीज़ है, डी में भी वही चीज़ है, बस घड़ी का क्लॉक का अलग अलग पैमाना है। तो ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, तो ए है, उसमें 15 मिनट्स लगेंगे। 7 से 10 पे जाने में उसे 15 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। बी है, बी में यहाँ है कि 3:40 हो रहे हैं और फिर अगला है 4 o'clock हो रहा है, तो कितना मिनट्स लगेगा, 3:40 से 4 o'clock जाने में 20 मिनट्स। सी है, सी में है कि ये 6:05 हो रहे हैं और 6:15 पे क्या हो जाता है, मतलब वो जो मूव है वो दिखाता है। तो कितना देरी में ये वहाँ से वहाँ चल जाता है, 10 मिनट्स में। और ये जो है 7:05 पे होता है, मतलब यहाँ शुरू होता है और 7:45 पे ख़त्म होता है। तो कितना देरी लगेगा इतना से इतना महीने में, 35 मिनट्स। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, ड्रॉ वेयर द हैंड्स विल बी। अब आपको यहाँ हैंड बनाना है, हावर हैंड, मिनट हैंड, ठीक है। अब आपको हावर हैंड एंड मिनट हैंड बनाना है, बाकी टाइम दिया रहेगा। तो ए ऑप्शन क्या है, 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, मतलब 6 बजने के बाद 20 मिनट बाद तक, मतलब 6 o'clock में 20 मिनट आफ्टर। बी है 8 o'clock में 30 मिनट्स आफ्टर। सी है 7 o'clock में 10 मिनट्स आफ्टर। डी है 5 o'clock में 15 मिनट्स आफ्टर। तो चलिए हम लोग इसमें हैंड, हावर हैंड एंड मिनट हैंड बनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने घड़ी बना दिया 6 o'clock में 20 मिनट्स, तो ये 6 पे है और ये 4 पे है, तो हो गया 6:20। बी है 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, मैंने 8 o'clock बना दिया, 8 और 9 के बीच में है, क्योंकि ये 6 में 30 मिनट्स हो गए हैं। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ 30 मिनट्स तो बीते, मतलब इसका आधा हो गया, तो 8:30 बज गया। तो 8 o'clock 30 मिनट्स, मतलब ये 8 और 9 के बीच में रहेगा और ये मिनट हैंड 6 पे रहेगा। सी है 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, मतलब 7 o'clock में 10 मिनट्स आफ्टर। तो यहाँ 7 पे ये हावर हैंड है और 1 पे मिनट हैंड है। तो हमारा 1 पे, हाँ 2 पे है, तो 7 हो गए, 10 मिनट्स हो गए। और डी है 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, तो यहाँ मैंने 5 पे बना दिया और ये 3 पे बना दिया, तो 5 × 3 = 15। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक। आपका स्कूल असेंबली कितना देरी का होता है। तो इसका उत्तर यह, माई स्कूल असेंबली टेक्स 15 मिनट। जो ऐसे जनरली प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें 15 मिनट्स लगते हैं, लेकिन मेरे स्कूल असेंबली में 30 मिनट्स लगते थे, 30 से 35 मिनट्स लग ही जाते थे। और अगर कोई बड़ा सा मतलब फंक्शन ऑफिसर्स आते थे तो 30 मिनट्स भी 1 आवर कब हो जाते थे, कुछ पता नहीं चलता था। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह, हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक। आपका जो लंच ब्रेक होता है वो कितना देरी का होता है। बाकी यहाँ जो 2 क्वेश्चन है उसे भी पढ़ लेते हैं हम लोग। हाउ लॉन्ग इज योर गेम्स पीरियड। आपका जो गेम पीरियड होता है वो कितना लंबा होता है। और तीसरा, इज इट द सेम एज ऑल द अदर्स पीरियड। क्या अदर पीरियड भी सेम टाइम्स के ही होते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, द लंच ब्रेक इन माई स्कूल इज 30 मिनट्स लॉन्ग। मेरे जो लंच ब्रेक है वो मेरे स्कूल में 30 मिनट्स लंबा होता है। और द गेम्स पीरियड इज 45 मिनट्स लॉन्ग इन माई स्कूल। और जो गेम्स पीरियड होते हैं वो 45 मिनट्स के होते हैं मेरे स्कूल में, ठीक है। और सभी पीरियड का, अदर पीरियड भी एक ही समय के होते हैं। यस, ऑल द अदर पीरियड्स टेक सेम लेंथ ऑफ टाइम। हाँ, सभी अदर पीरियड्स एक ही सेम ही लेंथ लेते हैं, सेम लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, हाउ मेनी मिनट्स कैन दिस एक्टिविटी टेक। अब आपको बताना कि ये एक्टिविटी करने में आपको कितनी देरी लगती है। मेक अ गेस। अब आप एक गेस मारिए और बताइए कि आपके घर में ये सब करने में कितनी देरी लगते हैं। तो बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, मतलब 1 लीटर दूध बॉयल करने में कितना देरी लगता है। फिलिंग अ बकेट, एक बकेट भरने में कितना देरी लगता है। स्वीपिंग योर रूम, आपका रूम को झाड़ू लगाने में कितना देरी लगता है। तो इन सभी क्वेश्चन के उत्तर यह है,
बॉइलिंग ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, जो 1 लीटर दूध बॉयल करने में इट टेक्स अबाउट 5 मिनट्स, लगभग 5 मिनट्स ले लेते हैं। अब बकेट भरने में इट टेक्स अबाउट 2 मिनट्स, 2 मिनट लग जाता है बकेट भरने में। इट टेक्स अबाउट 3 मिनट्स, रूम को साफ करने में 3 मिनट्स लग जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है एक्टिविटी टाइम। अब आपको यहाँ एक्टिविटी टाइम दिया है, आपको बताना है इन 1 मिनट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन यू। अब आपको बताना है कि 1 मिनट में आप ये सब चीज़ कितने बार कर लोगे। स्नैप योर फिंगर मतलब ताली कितने बार बजा लोगे। बी स्कीपर रोप मतलब मतलब जो रोप होता है स्कीपर रोप, ये जोला जो होता है लड़कियाँ जो करती है इसे कुदती है, वो कितना टाइम्स आप कर लेते हैं 1 मिनट में, और ऊपर नीचे कितना बार कूद लेते हैं 1 मिनट में। और आपको एक और एक्टिविटी का बताना है और उसके टाइम बताना है कि 1 मिनट में वो कितना देरी आप कर लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये है स्नैप योर फिंगर। आप जो अपना ताली फिंगर से ताली बजाते हैं तो आप वो कितनी बार कर लेते हैं। तो 15 टाइम्स। स्कीपर रोप 30 टाइम्स कर लेता हूँ। ऊपर नीचे कूदने वाला 40 टाइम्स कर लेता हूँ। और आई लीड्स, जो आई आपका जो आई होता है उसमें जो आई बॉल होता है, तो वो कितने बार आप कितने बार मलकाते हैं, ब्लिंकिंग करते हैं। तो जो आपको अभी ना आई बॉल के बारे में ना मैं आपको 5 क्लास में बताऊंगा, क्योंकि 5 क्लास में इस सब चीज़ के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो 4 क्लास में ऐसा चीज़ नहीं है, तो आप ज़्यादा इतना ध्यान मत लगाइए, ओके। तो ब्लिंक ऑफ आई लीड्स होते हैं 100 टाइम्स मैं कर लूँगा 1 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कम कीजिएगा तो, लेकिन मैं 100 टाइम्स कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है हेयर इज अनदर चैलेंज फॉर यू। अब यहाँ आपके लिए और भी अनदर चैलेंज दिए हुए हैं। हाउ लॉन्ग कैन यू, अब आप ये सब चीज़ कितने देरी कर सकते हैं। स्किप नॉन स्टॉप, बिना रुके कितने देरी तक आप बोल सकते हैं। स्टैंड ऑन वन लेग, आप एक पैर में कितना देरी खड़ा रह सकते हैं। सिंग विदाउट अ ब्रेक, आप कितना देर तक गा सकते हैं बिना रुके, ठीक है, बिना एक ब्रेक लिए। तो चलिए सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के उत्तर यह है स्किप नॉन स्टॉप 4 मिनट्स तक मैं कर लूँगा। स्टैंड वन ऑन लेग मतलब एक पैर में मैं 1 मिनट तक खड़ा रह सकता हूँ। और सिंग मतलब मैं कितना देर तक बिना ब्रेक किए गा सकता हूँ। तो 1 मिनट तक मैं गा सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं कोई गा सकता करके। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है हाउ लॉन्ग डू यू टेक। आप ये सब चीज़ देरी कर सकते हैं। ए रन अ 50 मीटर रेस, 50 मीटर रेस आप कितने देरी में कर लेंगे। बी कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, और 50 पत्थर आप अपने ग्राउंड से कितनी देरी में ले लेंगे। और सी काउंट 1 to 10, 1 to 100, आप 1 से 100 तक कितने देरी तक में गिन सकते हैं। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ये हैं रन अ 50 मीटर रेस 3 मिनट्स तक में 50 मीटर रेस हो जाएगा। ज़्यादा जनरली बच्चे जल्दी भी कर सकते हैं, जो जल्दी दौड़ते हैं स्पीड में दौड़ते हैं। 3 मिनट्स तक 50 मीटर रेस हो जाएगा। और ग्राउंड से मतलब पूरे मैदान से 50 पत्थर उठाने में 2 मिनट्स लगेंगे। और एक से 100 तक गिनने में कितना देरी लगता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 93 94 95 96 97 98 99 100। तो मैं 1 मिनट्स में ये सब चीज़ कर लूँगा। और आपको हिंदी में भी आना चाहिए, जैसे 1 2 3 मैंने 1 2 3 बोला ना, वैसे 1 2 3 आपको भी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है लेट्स लुक एट अ क्लॉक अगेन सॉल्व दिस वन। और आपको फिर से क्लॉक देखना और इसमें से कोई एक को सॉल्व करना, तो मैं तो आपको तीनों को सॉल्व करवा दूंगा। ए हैव द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, जो एक मिनट हैंड है वो स्टार्ट होता है 2 से। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन, और फिर वही मिनट हैंड फिर से 2 पे आने में उसे कितना देरी लगेगा। मानिए मतलब यहाँ एक घड़ी बना दिया मैंने आपके लिए और यहाँ 2 है। यहाँ जो मिनट हैंड है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर से यहाँ आके यहीं आया, तो इतना यहाँ से आने में कितने मिनट लगेंगे। यहाँ बी और सी क्वेश्चन है तो वो भी कर लेते हैं। व्हाट हैपन्स टू द हावर हैंड, आपका जो हावर हैंड आप उसे देखे होंगे क्या वो भी घूमता है।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट, और फिर उसे भी एक नंबर से दूसरे नंबर जाने में कितना देर लगता है। जैसे मिनट हैंड को 1 2 से जाने में, 2 में जाने के लिए तो उत्तर बताऊंगा, और हावर हैंड को भी यहाँ से ऐसे करने में कितने देर लगेंगे। और तीसरा है लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज दैट टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट। अब आप एक लिस्ट बनाइए एक्टिविटीज का जो कि आप 1 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, इट टेक 60 मिनट्स। 60 मिनट्स लगेंगे वही मिनट हैंड 2 से फिर से 2 आने में, एज इट मेक्स 1 रोटेशन इन 60 मिनट, और एक रोटेशन मारने में 60 मिनट्स ही लगते हैं। बी है, क्या वो हावर हैंड आपके वो घूमता है क्या? तो हावर हैंड शोज हावर इन वॉच, हावर हैंड शोज होता है वो वॉच में दिखता है और घूमता भी है। सो इट टेक्स 1 आवर टू मूव अराउंड फ्रॉम वन नंबर टू नेक्स्ट वन। उसे 1 घंटे लगेंगे एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने में, ठीक है। तो और ये जो एक्टिविटीज था, लिस्ट एक्टिविटीज करने का था 1 घंटे में क्या क्या करेंगे, तो लिस्ट ऑफ सम कॉमन एक्टिविटीज विच टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट। ऐसे कुछ कॉमन एक्टिविटीज दिए गए हैं जो कि 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट है गोइंग टू द टेम्पल एंड कमिंग बैक। टेम्पल जा करके मतलब मंदिर जा करके फिर आने में पूरा 1 घंटा लग जाएगा, मतलब वहाँ मतलब पूजा पाठ भी करना पड़ेगा तो उतना में भी 1 घंटा पूरा लग जाएगा। सेकेंड है क्लीनिंग ऑफ हाउस, घर का साफ सफाई करने में भी 1 घंटा से ज़्यादा लग जाएगा। 3 है एक छोटा सा चैप्टर मैथ का कंप्लीट करने में भी 1 घंटा लग जाएगा। 4 है प्रिपेयरिंग फॉर ब्रेकफास्ट माई मदर, मेरी माँ को ब्रेकफास्ट बनाने में भी 1 आवर तक लगते हैं, उससे कम भी लगता है। 5 है ड्राइंग अ पिक्चर इन माई ड्राइंग बुक, जो एक पिक्चर आप मैं ड्राइंग बुक से मैं एक ड्राइंग पिक्चर बनाता हूँ तो उसमें भी 1 घंटे लगते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम। आपके होम घर में डिनर मतलब आपके घर में जो डिनर बनता है वो कितना देरी का होता है। बाकी ये सब क्वेश्चन है इसे भी पढ़ लेते हैं। मोर देन एन हावर, लेस देन हावर, क्या 1 घंटे से ज़्यादा लगता है या कम लगता है। आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक हैज़ फास्ट एज योर मदर डज, आप अपने पिताजी से पूछिए कि आपकी जो माता जी हैं उनसे भी फास्ट क्या आपके पापा जी खाना बना सकते हैं। येस या नो में आप आंसर दीजिए। विच गेम्स टेक लेस देन एन हावर टू फिनिश, कौन सा गेम 1 घंटे से कम देर में फिनिश हो जाएगा। और है हाउ लॉन्ग डज इट फुटबॉल मैच टेक, और एक फुटबॉल मैच कितना लंबा होता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, इट टेक्स अ बीट फॉर मोर देन एन हावर, 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है डिनर को पकाते पकाते। और मैं अपने जब पापा से पूछा कि क्या आप मम्मी से भी स्पीड में खाना फास्ट बना सकते हैं, तो पापा ने आंसर दिया नो। और कौन सा गेम है जो कि 1 घंटे में से कम में हो जाएगा, तो सम गेम्स कुछ गेम्स दिए गए हैं यहाँ देख सकते हैं, जैसे रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रिले रेस, स्विमिंग एट्सेट्रा टेक लिस्ट, ये सब 1 घंटे से कम देरी में ही ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसे जो होते हैं कैरम बोर्ड, लूडो, चेस और ऐसे जो होते हैं चीज़, ये सब भी 1 घंटे से कम देरी में ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए और आगे, यहाँ फुटबॉल मैच कितना देरी लंबा होता है। द ड्यूरेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड एडल्ट फुटबॉल मैच इज 90 मिनट्स प्लस 15 मिनट ब्रेक। जो ड्यूरेशन है स्टैंडर्ड एडल्ट मतलब जो मेन फुटबॉल मैच होता था एडल्ट का स्टैंडर्ड में, फुटबॉल मैच तो ऐसे 90 मिनट्स का होता है, स्टैंडर्ड एडल्ट फुटबॉल मैच तो 90 मिनट्स का होता है। आप प्लस कर दीजिए 15 मिनट्स ब्रेक का, क्योंकि उनमें 15 मिनट्स का ब्रेक भी होता है तो वो भी ऐड कर दीजिए, तो 105 मिनट्स हो जाएंगे, मतलब 1 आवर से ज़्यादा और 2 आवर से कम, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, रानीज डायरी, रानी का डायरी। रानी बोलती है कम लेट्स गो टू सी माई बेबी सिस्टर, माई न्यू बेबी सिस्टर। रानी बोलती है अपने दोस्तों को आओ चलो मेरी नई बेबी सिस्टर मतलब मेरी नई बेबी सिस्टर को देखने चलो। तो फिर ये रानी आती है घर और बोलती है माँ ये ब्राउट स्वीट फॉर मुनिया, माँ मैंने मुनिया के लिए कुछ मिठाई लाई है, जो बेबी है मुनिया उसके लिए कुछ मिठाई लाई है। माँ बोलती है बस सी कैन ईट, सी इज़ टू स्मॉल, क्योंकि अभी तो ये खा नहीं सकती मुनिया क्योंकि ये बहुत छोटी है, छोटी उम्र वाली, कुछ ऐसे चीज़ नहीं खा सकते, बस दूध पी सकते हैं और ऐसे जो बड़े हो जाते हैं दलिया पीते थे, तो ऐसे चॉकलेट ये सब चीज़ तो नहीं खा पाएंगे। और है आगे एंड सी डजंट टू एवन टॉक, तो फिर वो बातें भी नहीं करेगी, तो बोलती है नहीं क्योंकि बातें कैसे कर सकती हो, तो मतलब छोटी है तो मतलब रोएगी, ऐसे करेगी, अलग अलग बिहेव करेगी, ठीक है। सी विल स्टार्ट डूइंग एज ऑल दिस स्लोली एज द ग्रोज अप, वो बोलते हैं उसके जो फ्रेंड्स आते बोलते हैं कि ये तो बहुत धीरे धीरे ग्रो अप हो रही है, तो बहुत धीरे धीरे ही ग्रो अप होती है, बहुत छोटी है तो अभी धीरे धीरे ये ग्रो अप होगी।
ये रानी की माँ बोलती, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन है जो पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ दिए हुए हैं, यहाँ मंथ्स के नेम ऊपर दिए गए हैं और रानी बोलती है आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग ईटिंग वॉकिंग। मैंने नोट डाउन कर लिया है अपनी डायरी में कि सबसे पहले उसने क्या किया, बातें करना सीखा, ईटिंग सीखा, वॉकिंग सीखा। तो यहाँ कुछ रानी की डायरी के कुछ पेजेस हैं। 5 मार्च 2005 को मुनिया का जन्म हुआ था। 15 सितंबर 2005 में मुनिया का पहला दांत आया था। 10 नवंबर 2005 में मुनिया बैठना सीख गई थी। 20 नवंबर 2005 में वो क्रॉलिंग मतलब रेंगना सीख गई थी। 5 जनवरी 2006 में मुनिया खड़ा होना सीख गई थी। 5 सितंबर 2006 में मुनिया केला खाना सीख गई थी। 2 फरवरी 2006 में मुनिया चलना भी सीख गई थी। तो यहाँ मार्क दीजिए द करेक्ट ऑर्डर मुनिया टाइमलाइन। तो अब आपको यहाँ करेक्ट ऑर्डर में मार्क करना है मुनिया का टाइमलाइन कि कब से जन्म हुआ और कब अभी वो लाइव चल रही है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, यहाँ द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनिया टाइमलाइन, यहाँ करेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है मुनिया के टाइमलाइन का। तो 5 मार्च 2005 में मुनिया का जन्म होता है। 5 सितंबर 2005 में वो एक केला खाना सीख जाती है। 15 सितंबर को उसका पहला दांत आता है। 10 नवंबर को 2005 को वो बैठना सीख जाती है। 20 नवंबर 2005 को वो रेंगना सीख जाती है। 5 जनवरी 2006 में वो खड़ा होना सीख जाती है और 2 फरवरी 2006 में वो चलना भी सीख जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, तो यहाँ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें पूरा पढ़ लेते तीनों क्वेश्चन, फिर उसके आंसर भी देंगे, ठीक है। मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, मुनिया का पहला दांत सितंबर को आया था। हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज शी देन, वो कितने मतलब कितना महीना बड़ी हो गई थी तब उसका पहला दांत आया था। कितने महीना पास हो गया था मार्च से सितंबर तक का, ठीक है। और आगे है मुनिया कितनी बड़ी हुई कब, पहले वो बैठना कब सीखी, तो इसका टाइम बताना है कब सीखी, और दांत कब आया तो ये बताना कि कब आया, ठीक है। थर्ड है व्हाट डिड शी डू फर्स्ट। अब आपको यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड दिया हुआ है, अब बताना कि इन फर्स्ट एंड सेकंड में से कौन सा सबसे पहले आया। मतलब फर्स्ट सेकंड तो है, फर्स्ट सेकंड मतलब अदला बदली है, लेकिन यहाँ वॉकिंग और फिर बट्टा देकर के ईटिंग अब बनाना है, और सेकंड में क्रॉलिंग बट्टा स्टैंडिंग है। तो बताना है कि कौन फर्स्ट में कौन सबसे पहले वो सीखी और सेकंड में सबसे पहले वो क्या करना सीखी। तो चलिए इसको सभी क्वेश्चंस का उत्तर देखते। तो उत्तर यह है, शी वाज 6 months ओल्ड व्हेन शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, उसका पहला दांत 6 महीना जब वो बड़ी हो गई थी तब उसका पहला दांत आया था। 7 months हैव पासेड फ्रॉम मार्च टू सितंबर, मार्च से सितंबर जाने में उसे 7 months लगे थे, ठीक है। और सबसे वो कब सब चीज़ कब सीखी, मुनिया वॉज 8 months ओल्ड व्हेन शी सेटअप फर्स्ट, वो सबसे पहले बैठना 8 महीना बाद सीखी बैठना। मुनिया वॉज अबाउट 6 months ओल्ड व्हेन शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, उसका पहला दांत 6 महीना बाद आया था, ठीक है। अब फर्स्ट चीज़ और सेकंड चीज़ दोनों में से सबसे पहले उसने क्या किया, तो सबसे पहले उसने केला खाना सीखा और उसके बाद क्रॉलिंग करना सीखा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, रानी हैड अ गेट पप्पी, रानी का एक पप्पी भी था। आफ्टर 2 weeks इट ओपनड इट्स आइज, 2 हफ्ते बाद उसका आँख खुला था। शी वॉचड इट ग्रो लाइक दिस, और यहाँ कुछ वाच आप देख सकते हैं कि वो कैसे बड़ा हुआ। तो आफ्टर 3 weeks इट्स गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग, 3 हफ्ते बाद पहला दांत आया और वो चलना मतलब खाना सीख गया था। आफ्टर 4 weeks इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड वट वाज स्टिल बॉबलिंग, वो पहले 4 वीक के बाद चलना भी सीख गया था, लेकिन वो अभी उतना अच्छा से नहीं चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वाज 7 months ओल्ड, जब वो 7 महीना का हो गया था तब उसका फुल सेट ऑफ टीथ आ गया था, ठीक है। आफ्टर 1 year, 1 साल बाद उसने कुछ पपीज को भी जन्म दे दिया था, वो डॉग था जो कि पपी को भी जन्म दे दिया था, ठीक है। तो अब आपको यहाँ नाउ मेक अ टाइमलाइन ऑफ दिस डॉग लाइफ इन योर नोटबुक, आप अपने नोटबुक में इस जो डॉग कुत्ते का लाइफ है उसका भी आप एक टाइमलाइन बनाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, टाइमलाइन ऑफ अ डॉग लाइफ इज गिवन हियर, यहाँ टाइमलाइन दिया गया है डॉग के लाइफ का दिया हुआ है। जन्म के बाद आफ्टर 2 weeks, 2 हफ्ते बाद उसका आँख खुलता है। 3 weeks इट गॉट इट फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग, 3 हफ्ते बाद उसका पहला दांत आता है और वो खाना सीखता है।
आफ्टर 4 वीक 4 हफ्ते बाद वो चलना सीखता है, लेकिन वो धीरे धीरे ही चलना सीखता है। इन 7 मंथ 7 महीने बाद वो उसका पहला फुल सेट ऑफ टीथ आ जाता है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर 1 साल बाद उसके पूरा बड़ा हो जाता है और उसने कुछ पप्पीज भी दे दिए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, नोट द डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानी पप्पी। अब आपको डिफरेंस बताना है मुनिया और रानी पप्पी के बारे में। पोजीशन क्या क्या है, वो चलना कब सीखा, पहली बार खाना कब सीखा, उसका पहला दांत कब आया, मुनिया का एज का वो कितना हो गया था और पप्पी का एज कितना हो गया था। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर यह है। यहाँ डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानी पप्पी, यहाँ दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन मुनिया और रानी के पप्पी के बारे में, ठीक है। एक्शन क्या क्या है, चलना कब सीखे, खाना कब सीखे, पहली बार और पहला दांत कब आया। तो मुनिया जब 11 महीने की हो गई थी जन्म के बाद, तो वो चलना सीख गई थी। और रानी का जो पप्पी था वो 1 महीना बाद ही, जन्म के 1 महीना बाद ही चलना सीख गया था। उसका जो पहला टाइम खाने का था वो 6 मंथ था। जन्म के बाद मुनिया का जब 6 मंथ का एज हो गया था तब वो पहला खाना खाने लगी, और 3 वीक्स बाद, जन्म के 3 वीक्स बाद रानी का पप्पी खाने लगा। और गॉट फर्स्ट टूथ, जो पहला दांत 6 महीना बाद आया मुनिया का, और रानी के पप्पी का 3 वीक्स बाद आया बर्थ जन्म के बाद, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, फाइंड आउट। अब आपको यहाँ फाइंड आउट करना है, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड। क्या सारे एनिमल्स सेम स्पीड में ही जन्म लेते हैं। अब डिस्कस करना है आपको कैसे, कौन कौन ग्रोथ, सबसे पहले ग्रोथ कौन होगा अगर जन्म लेगा तो, एक मुर्गी, एक गाय, एक बर्ड, ठीक है। अब आपको पिक्चर बनाना है बेबी एनिमल से बड़े एनिमल वो कैसे बनते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, ग्रैंडफादर के पोजिंग किया हुआ फोटोग्राफ, तो आपको बताना है कि कौन सा बूढ़े हैं। तो इसमें सबसे बड़े अप्पू के ग्रैंडफादर है एलिफेंट, अप्पू है जो दादाजी 95 साल के हैं। बाकी चुच्चू के जो उसका जो दादाजी 2 साल के हैं, रानी के जो दादाजी वो 17 साल के हैं। तो सबसे बड़े होंगे एलिफेंट, अप्पू ग्रैंडफादर, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर ये हैं, नो ऑल एनिमल्स डू नॉट ग्रो एट द सेम स्पीड। नहीं, सारे एनिमल्स सेम स्पीड पे ही ग्रो नहीं होते हैं। दीज एनिमल्स ग्रो इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो फॉलोइंग ऑर्डर ऐसे ऐसे उगते हैं, ठीक है। अ बर्ड मतलब एक चिड़िया सबसे पहले उगती है, उसके बाद हिन, उसके बाद हिन है मुर्गी है, वो उसके धीरे धीरे बड़ी होती है। और सबसे देरी लगता है एक गाय के बच्चा, मतलब एक गाय के बच्चा को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और आपको बताना था कि बेबी एनिमल्स से बड़े एनिमल कैसे बनेंगे। तो यहाँ मैंने बेबी एनिमल से बड़े एनिमल तक का पैमाना बता दिया है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, हाउ मच ओल्डर इज अप्पू ग्रैंडफादर देन रानी ग्रैंडफादर। आपको बताना है कि अप्पू के दादाजी से रानी के दादाजी कितने छोटे हैं, ठीक है। और बताना, विल चुच्चू ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पू के ग्रैंडफादर। जो चुच्चू जी के दादा हैं वो अप्पू के दादाजी के एज तक आ सकते हैं। और सी है, हाउ मच यंगर इज चुच्चू रैट। और जो चुच्चू रैट है ग्रैंडफादर, वो रानी के ग्रैंडफादर से कितना बड़ा, कितना छोटा है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ये है, अप्पू ऑफ एलिफेंट अप्पू ग्रैंडफादर इक्वल टू 95 ईयर्स। अप्पू जो एलिफेंट का एज है, अप्पू के दादाजी का एज है एलिफेंट में, वो 95 ईयर्स ओल्ड है। और नानी के ग्रैंडफादर का एज 70 ईयर्स है। सो अप्पू ग्रैंडफादर एज 95 माइनस 70 करेंगे तो 25 ईयर्स आएगा। तो 25 ईयर्स रानी के ग्रैंडफादर छोटे हैं उनसे, किनसे, अप्पू के ग्रैंडफादर से। और विल चुच्चू के दादाजी अप्पू के दादाजी तक के ओल्ड में आ सकते? कभी नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि रैट चूहा का एज ही 2 से 3 साल के होते हैं। जो चूहा का लाइफ टाइम होता है वो खुद ही 2 से 3 साल का होता है। और उनके दादा थे 2 साल के। बताइए कैसे वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। और जो चुच्चू के रैट हैं वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं? तो एज ऑफ रानी के ग्रैंडफादर का एज 70 ईयर्स है, और एज ऑफ चूहा का ग्रैंडफादर का एज है वो 2 है। तो ईयर्स डिफरेंट होगा, 70 माइनस 2 इक्वल टू 60 ईयर्स। तो हिंद चुच्चू के रैट जो ग्रैंडफादर है वो 68 ईयर्स छोटे हैं रानी के ग्रैंडफादर से। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है,
हॉलीडेज आर फन, जो छुट्टियां हैं वो मज़े में बदली। कैसे बदली, देखिए यहाँ आप देखते हैं। आतिफ हॉलीडे एट बिगिन, आतिफ का जो हॉलीडे है, छुट्टियां वो शुरू होती है। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ही हैड मेड सम वंडरफुल प्लान्स एंड वांटेड टू टेल हिज कजन साबाना। वो बहुत वंडरफुल प्लान बनाता है, वो चाहता है कि वो अपने कजन से ये सब चीज़ बताए साबाना को, और ये वो लेटर में लिख करके बताता है। वो अजमेर से लिखता है 1 मई 2006 में। डियर सवाना अप्पा, हेलो, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, मैं यहाँ ठीक हूँ अप्पा। माई ओल्ड हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, अप्पा मेरा जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो गई हैं आज से, और मैं नानी के यहाँ जा रहा हूँ 5 मई 2006 से। आई विल बी बैक, और मैं आऊँगा 20 मई 2006 में। माई स्कूल विल रीओपन ऑन, और मेरा जो स्कूल है वो रीओपन होगा 13 जून 2006 में। व्हेन डज योर स्कूल क्लोज, आपका जो स्कूल है वो कब बंद होगा। वाई डोंट यू कम हियर, वी विल हैव ग्रेट फन, क्या तुम क्यों ना हमारे यहाँ आते हो, हम दोनों सब मजे करेंगे। बाय, आतिफ लिखता है, ठीक है। साबाना वो स्टेज इन नागपुर, साबाना है जो कि नागपुर में रहता है, और उसे लेटर 6 मई 2006 को आता है। फिर वो आतिफ को लिखता है नागपुर 7 मई 2006 को। डियर आतिफ, हेलो, मैं यहाँ ठीक हूँ, और मैं तुम्हारा लेटर कल ही आया था। हैप्पी हॉलीडे, मेरा स्कूल बंद होगा 1 जून 2006 में, और रीओपन होगा 10 अगस्त को, और मैं स्कूल ट्रिप ऑफ गोवा जाऊँगा से, और 7 जून 2006 में आऊँगा। मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि अजमेर आऊँ, ठीक है। बाय, सबाना को लिखते हैं। और आतिफ को लिखता है लेटर, वो 1 मई 2006 में लिखता है। क्या आपको इन नंबर्स की डेट याद हो गई, जैसे 1/5/2006 इक्वल टू होता है 1 मई 2006, ठीक है। तो अब आपको यहाँ कुछ नंबर्स में दिए गए हैं, अब आपको उसे डेट में बदलना है, ठीक है। तो 5/5/2006 है, 25/2006 है, 7/6/2006 है, 1/1/2007 है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर ये है 5/5/2006 इक्वल टू होगा 5 मई 2006, और 25/2006 इसे हम लोग कहेंगे 20 मई 2006, 7/6/2006 इसे हम लोग कहेंगे 7 जून 2006, और 111707 इसे कहेंगे हम लोग 1 जनवरी 2007, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, राइट दिस डेट्स इन नंबर, आप आपको इन डेट्स को नंबर्स में लिखना है, ठीक है। क्या है, 1 जून 2006, 30 मई 2006, 10 अगस्त 2007। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते, तो उत्तर यह है। तो नंबर में है 1/6/2006, 30 मई 2006 को 30/5/2006, 10 अगस्त 2007 को 10/8/2007, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन है हाउ, यहाँ जो सभी क्वेश्चन है उन्हें पढ़ लेता हूँ, फिर उत्तर बताऊंगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर, अजमेर से नागपुर पहुँचने में लेटर को कितना दिन लगा। हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानी प्लेस, नानी के घर में आतिफ कितना दिन बिताएगा। अब आपको यहाँ टेबल लिखना है, सबाना का हॉलीडे कब से शुरू हो रहा, कब खत्म होगा, और कितने दिन का हो रहा है, और आतिफ का हॉलीडे कब से शुरू हो रहा है, कब खत्म होगा, डेट में लिखना है, और आपको बताना है कि कितने दिन, नंबर ऑफ बताना है, ठीक है। और किसका सबसे लंबा छुट्टी है, सबाना का या आतिफ का, और बताना है कि आपके स्कूल में सबसे लंबा हॉलीडे किसका होता है, समर हॉलीडे का, ऑटम ब्रेक का, विंटर ब्रेक का, हॉलीडे मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद छुट्टियां का। तो डेट्स में बताना कब से कब से शुरू होता है, कब से खत्म होता है, और कितने दिन का होता है, ठीक है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते, तो उत्तर यह है, आतिफ रोट लेटर ऑन 1 मई 2006 फ्रॉम अजमेर, आतिफ लेटर लिखता है 1 मई 2006 को अजमेर से। तो सबना के पास लेटर पहुंचता है 6 मई 2006 में नागपुर में। देयरफॉर इट टुक 5 days टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर, देयरफॉर उसे 5 दिन लगा अजमेर से नागपुर पहुंचने में लेटर को, ठीक है। आगे था, आतिफ कितने दिन बिताएगा नानी के घर में, आतिफ वेंट टू हिज नानी प्लेस ऑन 5 मई 2006, आतिफ नानी के घर जाएगा 5 मई 2006 में। हम रिटर्न बैक ऑन 20 मई 2006 में, 20 मई 2006 को वो आ जाएगा। सो ही स्पेंट 20 - 5 इक्वल टू 15 days एट हिज नानी प्लेस, नानी के घर में वो 15 दिन बिताएगा, ठीक है। सबाना का हॉलीडे 1 जून 2006 में शुरू हो रहा था, और 10 अगस्त 2006 को ख़त्म हो जाता है। आतिफ का छुट्टी 1 मई से शुरू हो रहा 2006 में, और 30 जून 2006 में ख़त्म हो जाएगा। तो सबाना का जो हॉलीडे है वो 70 डेज का है, और आतिफ का हॉलीडे 60 डेज का है। तो सबसे ज़्यादा सबाना का हॉलीडे रहेगा, क्योंकि सबाना का स्कूल 70 डेज क्लोज रहेगा, वह आतिफ का स्कूल बस 60 डेज ही क्लोज रहेगा। देयरफॉर सबाना का छुट्टी लंबा होगा, ठीक है।
अब आपको बताना कि आपके स्कूल में कौन सा सबसे लंबा छुट्टी होता है। तो समर हॉलीडे 1 जून से शुरू होता है और 2 जुलाई में ख़त्म हो जाता है, तो 32 डेज का होता है। एटम ब्रेक 12 अक्टूबर को शुरू होता है और 19 अक्टूबर को ख़त्म हो जाता है। विंटर ब्रेक 25 दिसंबर को शुरू होता है और 5 जनवरी को ख़त्म हो जाता है। और हॉलीडे आफ्टर द एग्जाम के बाद जो छुट्टियाँ होती है 5 मार्च से शुरू होती है और 1 अप्रैल तक रहती है। तो जो एटम ब्रेक है वो 8 दिन का होता है, विंटर ब्रेक 12 दिन का होता है और हॉलीडे मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद 28 दिन का होता है छुट्टियाँ, ठीक है। अब आपको कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ डे बताना है कि कैसे समर हॉलीडे सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम 1 जून टू 30 जून, देखिए 1 जून से 30 जून होगा 30 डेज, 30 माइनस 1 करेंगे फिर प्लस 1 करेंगे तो 30 होगा, ठीक है। और 1 जुलाई टू 2 जुलाई 2 दिन हुआ, तो टोटल 30 प्लस 2 इक्वल टू 32 डेज, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, और आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। ऑन 15 मई 2006 चंद्रन वेंट टू शॉप टू बाई बटर। 15 मई 2006 को चंद्रन क्या कर जाता है, बटर खरीदने मतलब मक्खन खरीदने जाता है चंद्रन शॉप में, एक दुकान में। ही चेकड द पैकेट टू सी इफ द बटर वाज सेफ टू ईट। वो देखता है कि जो पैकेट है, पैकेट को चेक करता है, देखता है कि ये जो बटर है, मक्खन है, वो खाने के लिए सेफ तो है ना। इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट, पैकेट पे लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। ये जो जिस दिन ये पैकिंग हुआ है उससे 180 डेज तक ये रहेगा, इसका एक्सपायरी डेट है। देन ही चेकड द डेट ऑफ पैकिंग, ही वाज 15 जनवरी 2006 में। वो चेक करता है कि उसका 15 जनवरी 2006 को उसका डेट ऑफ पैकिंग होता है। हेल्प हिम फाउंड आउट इफ ही शुड सी बटर और नॉट। अब आप बताइए कि वो बटर खरीदे या नहीं। और यहाँ 3 क्वेश्चन उसे पढ़ लेते हैं। किस महीने को ये बटर पैक किया गया था, और विच मंथ, और ये 180 दिन 15 जनवरी 2006 से कितना महीने तक रहेगा। और चंद्रन क्या 15 मई 2006 को ये खा सकता था क्या। डू यू एवर चेक। और आप भी कुछ भी ऐसा चीज़ अगर मतलब खरीदते हैं तो उसे भी चेक कीजिए कि उसका पैकेजिंग कैसा कैसा है। क्या आपने कभी मेडिसिन देखा है उसमें एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होगा, आप उसे देखिए और बताइए कि क्या वो अनसेफ है मेडिसिन खाने के लिए। तो ये इन सभी क्वेश्चन का आंसर ये है। तो अभी क्वेश्चन था कि बटर कब पैक, किस महीने पैक किया गया था। द बटर वॉज पैकेट इन द मंथ ऑफ जनवरी। जो बटर पैक किया गया था वो जनवरी महीने में पैक किया गया था। इट वॉज 15 जनवरी 2006, और यहाँ लिखा हुआ था 15 जनवरी 2006 में। और वो जो किस महीने में 180 डेज हो जाएंगे 15 जनवरी 2006 में। तो वी विल कैलकुलेट द डेज फ्रॉम 16 जनवरी 2006 में। हम लोग अगर कैलकुलेट किए डेज को तो 16 जनवरी 2006 तक ये मतलब सेफ रहेगा। फ्रॉम 16 जनवरी 2006 31 जनवरी मतलब 16 जनवरी से 31 जनवरी 2006 में इधर टू 16 दिन होगा। फ्रॉम 1 जनवरी 2006 टू 28 फरवरी 2006 में 28 डेज होगा। फ्रॉम 1 मार्च 2006 से 31 मार्च 2006 इधर टू 31 डेज होगा। फ्रॉम 1 अप्रैल 2006 से 30 जनवरी अप्रैल 2006 इक्वल टू 30 डेज होगा। फ्रॉम 1 मई 2006 से 31 मई 2006 होगा इक्वल टू 31 डेज। फिर फ्रॉम 1 जून 2006 से 30 जून 2006 होगा 30 डेज। टोटल इक्वल टू 166 डेज होगा। नाउ 190 माइनस 166 इक्वल टू 40 डेज लेफ्ट टू बी कंप्लीट इन 180 डेज। सो 14 डेज विल बी कंप्लीटेड ऑन 14 अगस्त 2006। और ये जो 14 डेज बचा हुआ 180 दिन होने में, तो 14 दिन कंप्लीट हो जाएगा 14 अगस्त 2006 में। हेंस ये जो मंथ ऑफ अगस्त है, जो 14 अगस्त 180 डेज जब हम लोग कैलकुलेट किए तो 14 अगस्त 2006 में हुआ। और ये 180 डेज जब से मैन्युफैक्चरिंग हुआ था तब से इसका डेज लिया हुआ था, ठीक है। तब क्वेश्चन है कि क्या चंद्रन इस चीज़ को खा सकता था। यस, बिकॉज 15 मई 2006 हाँ खा सकता था, क्योंकि 15 मई 2006 में खरीदता, 14 अगस्त तक है, तब तो बहुत दिन है, खा लेगा आराम से। तो चलिए हम लोग अब आगे यहाँ जो क्वेश्चन था कि हम लोग किसी चीज़ को डेट ऑफ पैकिंग को चेक किए, तो यस आई हैव चेक इट। हाँ मैंने चेक इट किया डेट ऑफ पैकिंग का खरीदने, किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले। यस आई सॉ मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट ऑन रिटन ऑन देम। हाँ मैंने मेडिसिन को देखा और देखा है उसमें एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है। इट इज़ सेफ टू टेक डोज। हाँ मैंने देखा एक्सपायरी डेट दिया रहता है कि वो सेफ इतना दिन तक है मेडिसिन, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, अब यहाँ फाइंड आउट है विच आर
द अदर थिंग, अब आपको बताना है कि अदर थिंग के एक्सपायरी डेट को भी पढ़ना है और बताना है। ऑन अ कफ सिरप इट वाज रिटन, कफ सिरप में ये चीज़ लिखा हुआ था। मैन्युफैक्चर डेट 7 ये जुलाई 2003 का मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट है जुलाई 2005 तक का। ठीक है जी, यहाँ लिख रहा है जुलाई 2006 दिखा रहा है। दिस शो यहाँ दिया हुआ कि मंथ ये कब तक सेफ है। तो विच मंथ हैड ईयर इज रिटन एज 7/5। अब आपको बताना है कि क्या महीना और क्या साल है। यहाँ 7 और 5 लिखा हुआ और ये सेफ है क्या कब सिर्फ सितंबर 2005 तक। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है। तो इन सभी क्वेश्चंस का एक्सपायरी डेट इज रिटन ऑन ऑल मेडिसिन। एक्सपायरी डेट जो लिखा रहता है वो ऑल मेडिसिन, सभी मेडिसिन पे लिखा रहता है। कफ सिरप में जो लिखा हुआ मैन्युफैक्चर डेट था वो 7/3 था और एक्सपायरी डेट 7/5 था। दिस मीन्स दिस वाज मैन्युफैक्चर इन जुलाई 2006, मतलब ये मैन्युफैक्चर किया गया था जुलाई 2006 में और एक्सपायर एंड जुलाई 2006 और एक्सपायर हो रहा था जुलाई 2005 में। ठीक है, और ये सेफ कब तक था मेडिसिन, जुलाई 2005 के पहले तक ये सेफ था। ठीक है, तो ये 7/5 का मतलब क्या है, तो इसका दिस स्टैंड करता है कि ये जुलाई 2005 स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या सेफ है क्या कब सिर्फ सितंबर 2005 तक। एज वी सॉ दिस इज एक्सपायरी डेट written why the cough syrup in the example given above, so it not safe to take this medicine in September 2005। ये जो एक्सपायरी डेट इसमें लिखा हुआ है वो कफ सिरप में एग्जाम्पल आप ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ ये सेफ नहीं है मेडिसिन सितंबर 2005 तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, टुटुन मिस द ट्रेन। टुटुन ने ट्रेन मिस कर दिया। टुटुन स्कूल हैड क्लोजेड फॉर द समर हॉलीडे। टुटुन का जो स्कूल है वो समर हॉलीडे के कारण स्कूल बंद हो गया। ही वेंट टू हिज ग्रैंड माँ प्लेस, और वो अपनी दादी माँ के यहाँ जा रहा था। ही मेट अ लॉट ऑफ हिज कजन देयर, और वहाँ वो अपने कजन से बहुत सारे कजन से मिलेगा। ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ एंड डिडंट वांट टू गो बैक होम, और वो वहाँ बहुत मजा करेगा और वो नहीं चाहता है कि वो फिर से घर आए। फिर उसकी माँ बोलती, टुटुन पैक योर बैग। टुटुन अपना बैग पैक करो। द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग। जो ट्रेन है वो 5 शाम के 5:30 बजे इवनिंग में छूट जाएगा। ओ नो वी आर गोइंग बैक सून। ओह नो, फिर हम लोग को भी जल्दी ही आना पड़ेगा। आई विश वी विल ट्रेन, मैं विश करता हूँ कि हमारा जो ट्रेन है वो मिस हो जाए। टुटुन एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एट 5:15। टुटुन और उसके जो पेरेंट्स है वो 5:15 तक स्टेशन में पहुंच जाते हैं। बट गेस व्हाट, लेकिन वो गेस क्या करते हैं, क्योंकि उनका जो एक्चुअली मिस ट्रेन है जो मिस हो चुकता है। हुर्रे, इसका मतलब कि मैं आज फिर नहीं जाऊंगा। ये सब का दादी माँ के यहाँ पहुँच गए थे तो फिर अब आना था इन्हें। ठीक है, क्या आप गेस कर सकते हैं कि इन लोगों का ट्रेन क्यों मिस हो गया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, रेलवे यूजेस 24 आवर क्लॉक टाइम। रेलवे यूज करता है 24 आवर वाला क्लॉक टाइम में। एंड देयर टिकट शोज 5:30 मीन्स द ट्रेन वाज इन द मॉर्निंग एंड दे रीचड द स्टेशन इन द 5:15 इवनिंग, सो दे आई मिस द ट्रेन। और इसमें टिकट में लिखा होगा 5:30 मीन्स जो ट्रेन है वो सुबह 5:30 बजे पहुंचेगा, और ये सब स्टेशन पहुंच गए थे 5:15 पे शाम को इवनिंग में, तो इसलिए इनका ट्रेन छूट गया था। ठीक है, तो चलिए आगे जो कहानी उन्हें स्टार्ट आगे कंटिन्यू करते, तो आगे है, एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग। एक्चुअली जो ट्रेन है वो 5:30 मॉर्निंग में ही छूट गई थी। टुटुन पेरेंट्स वाज अपसेट। टुटुन के जो पेरेंट्स है वो अपसेट हो गए थे, परेशान हो गए थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से जाके पूछा, हमारा टिकट 5:30 बजे था, लेकिन सर इसका मतलब था कि 5:30 सुबह का है। तो ओ यस, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। जब ये टुटुन के पापा को याद आता है, ओ हाँ ये चीज़ मैं कैसे भुला गया। रेलवे तो यूज करता है 24 आवर क्लॉक। इसका मतलब कि वो शाम के 17:30 में आएगा, लेकिन वो तो 5:30 में था तो वो सुबह ही आ गया। फिर ये बोलते हैं, अरे जो टुटुन बोलता है क्यों, क्योंकि बिकॉज जो उसकी मम्मी बोलती है बिकॉज दे यूज 24 आवर क्लॉक, क्योंकि उसके वो रेलवे है वो 24 आवर क्लॉक यूज करता है। तो आप यहाँ चार्ट देख सकते हैं, इसमें डिफरेंस बिटवीन लिखे हुए हैं 24 आवर क्लॉक। आप इसे ट्राई कीजिए कंप्लीट करने का। 1 o'clock इन द आफ्टरनून मतलब आफ्टरनून का 1 o'clock, 2 o'clock आफ्टरनून, 3 o'clock आफ्टरनून, 3:30 o'clock आफ्टरनून, 6 o'clock आफ्टरनून इवनिंग, 9 o'clock इन द इवनिंग, 12 o'clock इंटरमीडिएट। तो आपको बताना है टाइम ऑफ 24 आवर क्लॉक। तो इस क्वेश्चन का
तो फर्स्ट 2 o'clock को हम लोग कहेंगे 13:00 हावर्स। 2 o'clock को हम कहेंगे 14:00 हावर्स। 3 o'clock को कहेंगे हम लोग 15:00 हावर्स। 3:30 o'clock को कहेंगे हम लोग 15:30 हावर्स। 6 o'clock को हम लोग कहेंगे 18:00 हावर्स। 9 o'clock को हम लोग कहेंगे 21:00 हावर्स और 12 o'clock को हम लोग कहेंगे 24:00 हावर्स। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, नाउ कैन यू टेल वाई एस 24 आवर क्लॉक इज इक्वल टू। अब ये कुल्लू कहता है कि क्यों ना तुम भी 24 आवर क्लॉक यूज करो, तो मैं तो यूज करता हूँ 24 आवर क्लॉक। आपके फ़ोन में भी 24 आवर क्लॉक कभी कभी होता होगा, किसी के मोबाइल में होता होगा, किसी मोबाइल में 12 आवर क्लॉक ही रहता होगा, ठीक है। सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट। सपोज करो कि एक ट्रेन है जो कि रात के 8:30 में लीव करता है। द टाइम रिटर्न ऑन द रेलवे टिकट विल बी। अब जो रेलवे है वो रेलवे टिकट पे टाइम क्या लिखेगा, तो लिखेगा वो 20:30, ठीक है, 20:30 लिख देगा, ओके। फिर ये एक औरत बोलती है, इन द 12 आवर क्लॉक ईच टाइम कम्स टू ईच इन अ डे। अगर 12 आवर क्लॉक अगर कोई यूज करता है तो सम 5:30 इन द मॉर्निंग इज 5:30 AM, 5:30 इन द इवनिंग। और 5:30 अगर रेलवे 5:30 मतलब 12 आवर क्लॉक करता है तो 5:30 इन द मॉर्निंग, 5:30 इन द इवनिंग कैसे पता चलता है, तो 5:30 AM और 5:30 PM। तो मैंने आपको बोला था कि AM और PM के बारे में लोग बाद में बातें करेंगे, तो यहाँ वो बातें आ गया, ठीक है। तो फिर ये लड़की बोलती है कि 12:30 ओ क्लॉक को आफ्टरनून में हम लोग क्या कहेंगे, तो डेट इज 12:30 PM आफ्टर 12 o'clock। मतलब अगर 12:30 PM होगा तो उसे 12 o'clock कहेंगे, जैसे कि हम लोग PM को करेंगे क्योंकि वो मिडनाइट यूज होगा, ठीक है। आपको बताना, यू हैव नोटेड द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट राइट हियर यूजिंग AM एंड PM। आपने सनराइज और सनसेट का तो टाइम नोट ही किया, तो अब उसे AM और PM में बताइए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है, द टाइम फॉर सनराइज एंड सनसेट और द फर्स्ट वन। जो सनराइज और सनसेट का टाइम है वो 1 मार्च का मैं दे रहा हूँ। अगर मई का तो मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, 4 मार्च का दे रहा हूँ। आप जब जितना देना हो तो दीजिए। टाइम ऑफ सनराइज 6:46 AM, टाइम ऑफ सनसेट 6:21 PM, ठीक है। तो यहाँ एक अंतिम क्वेश्चन भी है, उसे भी यहीं से पढ़ लेते हैं, आप कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, वेयर हैव यू सीन अ 24 आवर क्लॉक बीइंग यूज्ड। आपने कहाँ कहाँ 24 आवर क्लॉक यूज करते हुए दिखा है, तो बताइए। तो फर्स्ट इन एयरपोर्ट टाइम टेबल, एयरपोर्ट के टाइम टेबल में हम लोग ने देखा। इन रेलवे टाइम टेबल हम लोग ने रेलवे के टाइम टेबल में देखा, और बस टाइम टेबल में भी ऐसा ही यूज कहीं कहीं किया जाता है, अगर कोई दूर का ट्रिप होगा ट्रेवल का, ठीक है, तो ऐसा यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर 4 टिक 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 का VBS का मैथ का पूरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर हो गया है। अगर आपने 3, 2, 1 चैप्टर 3, 1 to 3 बिल्डिंग विथ ब्रिक्स लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड ट्रिप टू भोपाल का पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन को सर्च कर वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो हमारा सारा क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन हो गया है, और वीडियो भी बहुत लंबा बन गया, 1 घंटा 1 मिनट, बहुत ज़्यादा है। तो हमारे चैनल का सबसे लंबा वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 5 द वे टू द लुक्स वर्ल्ड। तो चलिए हम लोग इस मैथ का एक्सप्लेनेशन को साइंस के वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। और मेरे चैनल जो सब्सक्राइब बटन होगा उसके बगल में बेल आइकन भी होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में चैप्टर 5 मैथ एनसीईआरटी क्लास 4, ठीक है। तो चलिए बाय।